हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएस सियरा 24/7। मेरा नाम है नीलम गहलोत और ये 4 PM का शो जिसमें हमारी तैयारी लगातार चल रही है केवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम्स की, जिसकी आपकी डेट्स भी आ चुकी हैं। तो आज का सेशन शुरू करेंगे। आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सभी सेशंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे। सो एवरीवन वेलकम टू द सेशन। दीक्षा, श्वेता, तबस्सुम, विक्रम, एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन। शुरू किया जाए आज का सेशन। अच्छा, अगर जितने भी बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, चलो शुरू करेंगे सेशन आज का। अब आज के सेशन में क्या है, आपके फिर से वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं इसरो को दिमाग में रखते हुए आपके लीनियर अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं केवीएस वाले बच्चों के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज के सेशन में सबसे पहली चीज, इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अड्डा 247 एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मिलती हैं कंप्लीटली फ्री। तो इसका बिल्कुल भरपूर फायदा उठाइए और इन सारी चीजों से अपनी प्रिपरेशन को और भी सॉलिड करें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिक। मतलब पूछा ये जा रहा है कि इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड बन सकता है प्रैग्मेटिक के लेटर्स को यूज करके। तो प्रैग्मेटिक वर्ड के लेटर्स का इस्तेमाल करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। वेरी गुड तबस्सुम। मैजिक बनाया जा सकता है। पहला आंसर आ रहा है मैजिक बनाया जा सकता है। अब देखो, प्रैग्मेटिक से मैग्नेटिक नहीं बना पाओगे। मैग्नेटिक क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि जब आप मैग्नेटिक को बोल रहे हो तो एन का साउंड आ रहा है ना। अब एन प्रैग्मेटिक में कहीं पे एन है क्या? नहीं। तो बिकॉज ऑफ एन ये नहीं बन पाएगा। अगर बात गेम की जाए तो गेम में प्रॉब्लम किसकी आ गई? गेम में प्रॉब्लम है आपकी ई की। आपको यहाँ पे कहीं पर भी ई नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज ऑफ दिस ये नहीं बन पाएगा। मैजिक की अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास एम भी है, मेरे पास ए भी है, जी भी है और आई भी है, सी भी है। सारे के सारे लेटर्स आपको मैजिक के मिल जाएंगे। किसमें? इस वर्ड प्रैग्मेटिक में। तो मेरा आंसर जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए क्या? मैजिक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर बनना चाहिए कि प्रैग्मेटिक के लेटर्स का इस्तेमाल करके जो वर्ड बन पाएगा पूरा का पूरा वो क्या है? वो है मैजिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला सवाल हमारा बहुत सिंपल सवाल था। आज का दूसरा सवाल क्या है? The position of how many letters will remain unchanged if each of the letter in the word telephone is arranged in alphabetical order। कहा जा रहा है कि टेलीफोन के जो अक्षर हैं, जो लेटर्स हैं, अगर आप उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे, यानी कि ए से जेड के क्रम में अगर आप लगाएंगे तो कितने लेटर्स का पोजीशन रिमेन्स अनचेंज। तो ये आपको देखना है। यहाँ पे अगर मैं इस वर्ड को लिख दूं यहाँ पे टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन। ठीक है, अगर इसको लिख दिया जाए तो इसमें कितने ऐसे अक्षर हैं जिनकी पोजीशन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको लगाएंगे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जी, क्या आंसर होगा हमारा इसमें? टेलीफोन के लेटर्स को आपको कैसे लगाना है? जैसे अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, ए से लेके जेड के क्रम में, है ना। अगर ऐसा करोगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए इन सब में से? मेरे ख्याल से ई आना चाहिए। कितने ई है? 3 ई है। तो ई को यहाँ रखोगे, ई को यहाँ रखोगे और फिर से ई को यहाँ रखोगे। ई को प्लेस करने के बाद अब हमारे पास क्या बचा है? अब बचा पी, जो कि 16th लेटर पे। अच्छा, एच आ जाना चाहिए। अब आएगा एच, तो ट्रिपल ई लगाने के बाद अब आ जाएगा एच। एच को यहाँ रख दीजिए। एच के बाद बात की जाएगी तो क्या आना चाहिए? एच के बाद आना चाहिए आपका एन, तो एन को रख दोगे। एन के बाद क्या रखोगे? ओ रखोगे। ओ के बाद क्या रखोगे? पी रखोगे। और पी के बाद एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एच के बाद आना चाहिए था एल,
है ना, H के बाद आना चाहिए था, ये L दिखाई नहीं दिया, L आएगा, L के बाद क्या आ जाएगा अपना O आ जाएगा, नहीं L के बाद N आएगा पहले, N के बाद O आएगा, O के बाद P आएगा और P के बाद T आएगा। अब बताओ T अपनी जगह पे है क्या? T अपनी जगह पे नहीं है, तो T की जगह चेंज हुई है, T अपनी जगह पे नहीं है। उसके बाद E, ये वाला E अपनी जगह पे हम बोल सकते हैं, ये L अपनी जगह पर नहीं है, ये वाला E अपनी जगह पर नहीं है, P की जगह चेंज हो गई, H की जगह क्या है? H की जगह चेंज हो गई। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे P नहीं है, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे O है, O की पोजीशन सेम है, O की पोजीशन क्या है? सेम है, N की पोजीशन चेंज हो गई, E की पोजीशन चेंज हो गई। तो कितने ऐसे लेटर्स हैं? ऐसे दो ही लेटर्स हैं, एक तो है आपका E और दूसरा है आपका O। तो ऐसे केवल दो ही लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ऐसे केवल दो ही लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो क्या है? वो है E और O। तो ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। दो ऐसे, अगर हमसे पूछ लिया जाए तो कौन से हैं वो लेटर्स, तो आप बोलते E और O। करेक्ट है, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है? ये चूज द ऑड वन आउट। कैप में से, हेलमेट में से, टर्बन में से, कोट में से क्या है ऑड वन आउट? तो आपको अच्छे से पता है ऑड वन आउट इसमें से क्या बन जाएगा आंसर? कैट, कैट नहीं, कैप, टोपी, हेलमेट, हेलमेट, टर्बन पगड़ी, कोट यानी कि कोट, जैसे कोट हम पहनते हैं। तो क्या है इसमें से? बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट कि कोट क्या हो जाएगा आपका? कोट हो जाएगा आपका ऑड वन आउट। क्यों? क्योंकि कोट जो है, कोट इसलिए ऑड वन आउट हो जाएगा क्योंकि कोट को हम पहनते हैं बॉडी पे और ये सारी चीजें पहनी जाती है हमारे सर पे। तो ये सारे जो है हम अपने सर पे पहनते हैं और ये हम पहनते हैं अपनी बॉडी पे, इसीलिए यही क्या हो जाएगा आपका? ऑड वन आउट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कुछ इस तरह से। बताइए क्या बनेगा? जी, तो ये आपके सामने सीक्वेंस है 35, 15, 5, 72, 9, 80, 80, 20 समथिंग समथिंग। तो बताइए कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पैटर्न। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो इस क्वेश्चन पैटर्न को क्या करेगा? चेंज करेगा, वो आपको बताना है। तो क्या होगा? अगर कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई देने के लिए हम दिखा देते हैं। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है। ये तीन नंबर्स हैं, या इसको दोबारा से अगर मैं बोलूँ तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप। ये है आपका कितना? 35, ठीक है। ये है 35, ये है 15, ये है 5, ये 72 है, ये 18 है और ये 9 है, ये 80 है और ये 20 है और ये क्वेश्चन मार्क है जो हमें बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर, या क्या बन सकता है इसमें हमारा लॉजिक? ओके, तो पहला आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 आप लोगों ने आंसर बनाया। एक बार चेक कर लेते हैं। 35 और 15 को अगर हम ऐड करेंगे, 35 और 15 को, ये जो दो बड़े नंबर है इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 50 बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। इस 50 के मुझे क्या लेकर आना है? 5 लेकर आना है। 50 को डिवाइड कर दो किससे? 10 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 5 आ जाएगा। लेकिन ये केवल एक लॉजिक हमने सोचा है, इसको कंफर्म आपको करना पड़ेगा। कंफर्म करने के लिए यहाँ पे देखिए 72 है, यहाँ पे देखिए 18 है, तो 72 प्लस 18 बनेगा कितना? ये बनेगा आपका 90। 90 को डिवाइड करोगे आप 9 से, है ना। 90 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 10 से डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे भी आपने 10 से डिवाइड किया था, यहाँ पर भी 10 से डिवाइड करोगे, तो 90 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो आपके पास कितना रिजल्ट निकल कर आएगा? 9 आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट पे आओ 80 और 20। अब 80 प्लस 20 आपको पता है क्या बनेगा? 100 बनेगा। 100 को डिवाइड किससे करना है? 10 से करना है। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 10 आएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 बनेगा क्या? ठीक है, वेरी गुड। 72 प्लस 8 80 होगा। नहीं, हमें 72 प्लस 8 नहीं करना था, हमें 72 प्लस 18 करना था। ठीक है, इसलिए महादेव लवर,
हम उत्तराखंड से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कुछ ऐसा, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। इस पिक्चर की मुझे बनानी है क्या, वाटर इमेज। तो इस पिक्चर की वाटर इमेज क्या होगी, देखो जरा बताइए। सोनू चौधरी मैम आपसे पढ़ने में रीजनिंग आने लगी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमें क्या बतानी, वाटर इमेज। वाटर इमेज समझ रहे हो कि जैसे ये ए है, अगर इसकी वाटर इमेज बनाने की बात की जाएगी तो आपने क्या कर दिया, एक मिरर जो है ए के नीचे लगा दिया, तो वाटर इमेज कुछ ऐसी दिखाई देगी। उसी तरीके से आपको इस पिक्चर की क्या बतानी है, वाटर इमेज बतानी है। तो कौन सा ऑप्शन लगता है आपको कि क्या होगा, सही होगा। मुझे इसकी क्या बतानी है, वाटर इमेज बतानी है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, दो ऑप्शन में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बट अब जो है सारे आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, वेरी गुड। तो देखो अब इसमें कैसे देखोगे, मतलब कंफर्म कैसे करेंगे, हम बोले कि हम ऑप्शंस कैसे हटाएंगे। आपको सिंपल पता है, ये जो पिक्चर है इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ऐसे देखो अपने पास ये जो पिक्चर है, अगर हम इसको बनाएं इसमें सबसे पहली बात तो ये है देखने वाली कि ये जो आपके पास ये वाला जो फेस है ना, ये वाला फेस, ये कहाँ दिखाई देगा, ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा। और अगर ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा तो ऐसा, और ये ऐसा नहीं ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये जो 4 है ये यहीं पे दिखेगा, ये जो आपके पास 6 है ये नीचे आ जाएगा। तो दो चीजें दिमाग में रखो कि 1 वाला जो फेस है ये ऊपर दिखाई देगा और ये जो आपका 6 वाला फेस है ये नीचे यहाँ पे आएगा। दो चीजें दिमाग में रखो, और ये जो अपनी 4 वाली पिक्चर है यही रहेगी। अब 1 ऊपर और 6 नीचे, यहाँ पे 1 ऊपर नहीं है, इसको हटा दो। यहाँ पे 1 ऊपर तो है लेकिन हमें इसकी क्या बनानी, वाटर इमेज। तो ये फ्लिप ऐसे फ्लिप होगा, ये ऐसे ऐसे फ्लिप नहीं होगा ना, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो ये जो इधर कर दिया इसका प्रेजेंटेशन ये गलत हो जाता है। यहाँ पे देखो इसको एक को वही रखा है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू है, तो इस बेसिस पे इसको हटा दोगे। तो करेक्ट आंसर मेरे पास क्या बच जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें 1 ऊपर की साइड है, 6 नीचे की साइड है, बाकी अपना 4 इसी साइड पे होगा। तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर जो मेरा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये, 5 फ्रेंड्स L, M, N, O, P each has a different height. L is shorter than M but taller than N. O is shorter than N, P is taller। अब देखो ये सारी की सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आप सीधे देखो हमें पूछा क्या है इसने पूछा है इनमें से कौन सबसे लंबा है। तो क्या हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब जब बात होगी टॉलेस्ट की, जब जब बात होगी शॉर्टेस्ट की, जब जब बात होगी हैवीएस्ट की, जब जब बात होगी लाइटेस्ट की, यानी कि अगर ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं, इन 5 पीपल को हमको किस ऑर्डर में लगाना है, हाइट के ऑर्डर में लगाना है ना। अगर हाइट के ऑर्डर में लगाना है तो ये व्यक्ति क्या होगा, टॉलेस्ट होगा, सबसे लंबा होगा। ये व्यक्ति क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, यानी कि सबसे छोटा होगा। और जब आप इनको हाइट के ऑर्डर में लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये बनकर आएगा, और इस तरीके से बन के आने पे देखिए जरा क्या बनेगा। मैम हिंदी की क्लास, कोमल मेरे बाद होती है ना हिंदी की क्लास तो आप लोगों की, हाँ आप लोगों की हिंदी की क्लास मेरी क्लास के बाद होती है, जहां तक मुझे याद है। पहले होती है क्या, मुझे तो यही याद है कि आज नहीं हुई क्या, मेरी क्लास के बाद होती है हिंदी की क्लास आपकी, ठीक है, मेरी क्लास के बाद होती है आपकी हिंदी की क्लास, राइट। बताइए क्या बन रहा है अपना आंसर, एम इज द आंसर, वेल डन, वेरी गुड। तो एम अपना आंसर है, और ये जिस स्पीड से अब आप लोग आंसर देने लगे तो इससे ये कम से कम हम रियलाइज कर पा रहे कि हाँ भाई हमारी जो है ये प्रैक्टिस, हमारी ये जो कोशिश है ये कहीं ना कहीं कारगर हो रही है एक तरीके से, जिस तरीके से मैं आप लोगों की स्पीड बढ़ते हुए देख रही हूँ, राइट। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में इफ वी सी नाउ, हमारे पास है क्या, 5 लोग हैं, LMNOP, प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न है। अच्छा ये जो लाइन लिखते हैं ना कि प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न है, इसको लिखने का ना रीजन होता है, क्यों, क्योंकि 2 लोगों की अगर हाइट की बात हो रही है तो 2 लोगों की हाइट बराबर भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती क्या, दो हाइट 5 फुट 5 इंच की हाइट के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो ये जो सारी बातें लिखी होती है ना, इनका कोई अर्थ होता है, इनको कोई मीनिंग होता है। तो किसी भी इंसान की हाइट बराबर नहीं है। उसके आगे देखिए, L M से छोटा है लेकिन N से लंबा है। अब मेरा पूरा फोकस रहेगा कि इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने पूछा ये है कि सबसे लंबा व्यक्ति, हाँ सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। एक बात बताओ, सबसे लंबा व्यक्ति वही होगा ना जो किसी से भी हाइट में कम नहीं होगा।
सबसे लंबा व्यक्ति वही होगा जो हाइट में किसी से भी कम नहीं होगा। अब जरा एक एक लाइन पढ़ते चले जाओ और अपने ऑप्शंस हटाते चले जाओ। यहां पे लिखा है कि L M से छोटा है लेकिन N से लंबा है। जो L है वो M से छोटा, हमारे लिए इतना ही काफी है ये बताने के लिए कि L जो है वो सबसे क्या होगा, सबसे लंबा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि L को क्या बोला, L जो है वो M फॉर मैंगो से क्या है, छोटा है। तो L सबसे लंबा हो नहीं सकता। किसको हटाओगे? L को हटाओगे, पहला ऑप्शन जाता है। लेकिन N से लंबा है, लेकिन यही L जो M से छोटा है लेकिन N से लंबा है, इसका मतलब N से कोई तो लंबा है, और अगर N से कोई तो लंबा है तो N सबसे लंबा नहीं हो सकता। N को हटा देंगे आप पहली वाली लाइन से, करेक्ट है। उसके बाद क्या है, O N से छोटा है। अब क्या बोला, O जो है वो N से छोटा है। अगर O की हाइट N से कम है तो क्या O कभी भी आपका टॉलेस्ट होगा? नहीं। लेकिन यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में O है ही नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो P O से लंबा है, और जो P है वो O से लंबा है, तो P हमारे पास ऑप्शन रहेगा। उसके बाद लास्ट में M P से लंबा है। ये सारी कहानी है कि M जो है वो P से लंबा है। अगर M P से लंबा है तो P टॉलेस्ट नहीं हो सकता। अब जब मैंने अपने तीन ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए हैं, नाउ वी कैन कंफर्म कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि M जो है वो क्या होगा, सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। शेफाली बोल रही मैम एक बार पूरा, मैम केवीएस नॉन टीचिंग में रैंकिंग टेस्ट है क्या? रैंकिंग किसमें नहीं होता मुरारी लाल पलीवाल। तो अपना जो रैंकिंग का टॉपिक है ना, बहुत ही कॉमन टॉपिक, आपको मिल जाएगा, हर एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसका टेंशन, अगर किसी एग्जाम में नहीं भी लिखा है ना तो मान के चलो रैंकिंग का एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। शेफाली बोल रही मैम एक बार पूरा बना दीजिए। ठीक है, मैं पूरा बना देती हूँ अगर नहीं क्लियर हो रहा है ऐसे तो। ये शॉर्टकट मेथड है। अगेन मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि जितने भी बच्चे ये जो बेसिक चीजों में अगर आपको गड़बड़ लग रही है ना, जैसे कुछ बच्चों ने शायद अभी ज्वाइन किया होगा, केवीएस की हमारी क्लासेस बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन आप में से हो सकता है काफी बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन करा हो, तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ केवीएस की ना अपनी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। केवीएस की अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट में से जाके आप अपने ये टॉपिक कवर कर सकते हो। कौन कौन से? आप रैंकिंग कवर कर सकते हो, डायरेक्शन कर सकते हो, ब्लड रिलेशन कर सकते हो, डाइस कर सकते हो, पिक्चर रीजनिंग, बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए जो आपके केवीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे आपको क्या करना है, केवीएस की प्लेलिस्ट में जाना है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है ये सेशन। तो स्टार्टिंग में ना हमने एक टॉपिक वाइज पढ़ाया था यहाँ पे, तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना। ठीक है, एक एक हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल से हमने जो है डिस्कस किया है। कैसे सर्च करोगे, केवीएस प्लेलिस्ट डालना, मेरा नाम डाल देना नीलम गहलोत। ठीक है, केवीएस प्लेलिस्ट के साथ मेरा नेम सर्च कर लेना, मिल जाएगी। अब आते हैं इसको पूरा कैसे बनेगा। देखो पूरा कैसे बनेगा। पहली लाइन क्या लिखी है, इन सबकी हाइट अलग अलग है। सबसे पहली स्टेटमेंट है L M से छोटा है लेकिन N से लंबा है। 1 2 3 4 5 क्या कहा, L जो है वो M से क्या है, छोटा है, M से इसकी हाइट कम है, यानी कि M की हाइट इससे ज्यादा है, लेकिन N से क्या है, लंबा है, लेकिन ये N से क्या है, लंबा है, तो ये बनेगा। उसके बाद क्या लिखा है, O N से छोटा है, और जो O है वो N से छोटा है, तो O की हाइट N से कम हो जाती है। P O से लंबा है, इसने बोला कि P जो है वो O से लंबा है। ठीक है, इसको साइड पे लिखो। M P से लंबा है, और M जो है वो P से भी लंबा है। उसके बाद क्या, इनमें से सबसे लंबा कौन है? अब सबसे लंबा O हो सकता है क्या? नहीं। सबसे लंबा N हो सकता है? नहीं। सबसे लंबा L हो सकता है? नहीं। सबसे लंबा P हो सकता है? नहीं। कौन बचा आपके पास? M बचा आपके पास। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा M, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना, ये वाला। ठीक है, शेफाली क्लियर है आपको? ऋषि मैम आपका पेड बैच का टाइम पता नहीं चल रहा है। ऋषि मेरे पेड बैच का टाइम आपको पता चलेगा अभी 3-4 दिन में, अभी नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है सबको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रशिया दिनार, ब्राजील रियल, कनाडा डॉलर, ऑस्ट्रिया यूरो। अब ये क्या है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ऑड वन आउट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपसे ये जीके की नॉलेज जो है पूछी जा रही है कि क्या आपको पता है कि कौन सी करेंसी कहां से आती है। क्या है आंसर हमारा? देखो
यहाँ पे हमें एक कंट्री दे रखी है, उसकी रिस्पेक्टिव करेंसी दे रखी है, यानी कि ब्राजील, जो यहाँ पे कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैम रियाल, वहां की नहीं, ब्राजील की जो करेंसी है वो रियाल है, ठीक है, यानी कि रियल जो है वो ब्राजील की करेंसी, ये पेयर सही है। कनाडा में कैनेडियन डॉलर चलता है, तो कनाडा की करेंसी को हम डॉलर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कैनेडियन डॉलर के नाम से होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्ट्रिया की करेंसी जो है वो यूरो है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीनों पेयर आपके एब्सोल्युटली करेक्ट है, कंट्री और उनके क्या, उनके करेंसीज। अब आते हैं हम पहले वाले ऑप्शन पे। पहले वाले ऑप्शन में लिखा है रशिया इज टू दिनार। रशिया की जो करेंसी है वो क्या है, वो है आपकी रूबल, ठीक है, और दिनार जो करेंसी वो कहाँ की, वो कुवैत की है। दिनार करेंसी कहाँ की, कुवैत की है। तो हमारा ये वाला जो पेयर है वो क्या हो जाता है आपका, ऑड वन आउट, है ना। ये हमारा पहले वाला जो पेयर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑड वन आउट हो जाता है। ये क्लियर है सबको, समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए इनकरेक्ट है, बिल्कुल हमें ऑड वन आउट करना था ना, तो ए आपका क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो ऑड वन आउट आपको जनरली जो दिखाई देंगे, अगर इसरो जैसे एग्जाम की बात करोगे, आईबी जैसे एग्जाम की बात करेंगे आप, तो ऑड वन आउट हमेशा आपकी जनरल नॉलेज को, जनरल अवेयरनेस को चेक करते हुए होंगे। तो ये क्या है, कंट्री, करेंसीज, कंट्रीज उनके कैपिटल, कंट्रीज उनके स्टेट, कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट्स में आती हैं, महाद्वीप में आती हैं, इस तरह की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जीके आपकी चेक की जाती है, रीजनिंग के सब्जेक्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। रैम्प को लिखा है 3611332। हाउ विल डेल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो अगर मेरे पास रैम्प का कोड है, मेरे पास रैम्प का कोड है क्या, 3611332। मुझे कोड किसका बताना है, मुझे कोड बताना है डेल का। डेल का कोड क्या होगा, तो क्या हो सकता है डेल का कोड, देखिए ये नंबर कोडिंग है। नंबर कोडिंग में सबसे पहला काम किया जाता है, नंबर्स पता होनी चाहिए। आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ए की 1 है, एम की 13 है और पी की 16। तो ये प्लेस वैल्यूज है 18, 1, 13 और आगे क्या 16। क्या आंसर है और लॉजिक क्या है हमारे सामने इसका, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, एम, ओके वेरी गुड। देखो क्यों, क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि 18 से 36 का कनेक्शन बड़े आराम से देख पा रहे हो, डबल कर दोगे। 1 से 1 ही रहेगा, यहां तो कुछ डबल नहीं हुआ। यहां पे 13 का 13 रहेगा। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो मेरे बीच वाले लेटर्स हैं उनमें हमने कुछ नहीं किया है, उसमें हमने 1 का 1 रहने दिया, 1 का 1 रहने दिया, 13 का 13 रहने दिया, लेकिन जो लास्ट का और पहले का लेटर है उसमें हमने डबल किया। तो 16 का डबल हो गया 32। सिमिलरली इस एल का डबल करोगे तो एल की प्लेस वैल्यू क्या जानते हैं हम, एल की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 12। 12 का डबल करेंगे तो आएगा 24। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, इन तीन में से मेरा आंसर हो सकता है। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4। 4 का डबल करेंगे तो आएगा 8। तो स्टार्टिंग 8 से और एंडिंग किससे, 24 से। स्टार्टिंग 8 से होनी चाहिए, एंडिंग आपकी 24 से होनी चाहिए। यहाँ पे 8 भी है और 24 भी है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ई की प्लेस वैल्यू में कुछ नहीं होगा, 5 रहेगा। एल की प्लेस वैल्यू में कुछ नहीं होगा, 12 रहेगा। तो 8, 5, 12, 24, 8, 5, 12, 24 हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है। क्लियर है सबको। क्या किया हमने, पहले और लास्ट में डबल कर दिया उसकी पोजीशन में, लेटर पोजीशन में, और बाकी जो बीच की पोजीशन से उनको ऐसे ही रहने दिया है, उनको नॉर्मल रहने दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है जो हमारी क्वेश्चन सीरीज पे यानी कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आ सकता है। तो कौन सा नंबर होगा, 11, 23, 95, 191। इलेवन, 23, क्वेश्चन मार्क, 95, 191, 47। वेरी गुड, और बहुत क्विक रिस्पॉन्स आया है। वेल डन। क्या लॉजिक है हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्या लॉजिक लगाया आप लोगों ने, इंटू 2 + 1। ठीक है, तो इंटू 2 + 1 अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे होता हुआ, तो 95 में अगर डबल करोगे तो 95 का डबल 90 का डबल हो जाएगा आपका 180। 5 का डबल हो जाएगा आपका कितना, 10। तो 190 तो यही हो गया है ना, 190 यही हो गया। और हम बोल रहे हैं कि हमारा लॉजिक चल रहा है कि 95 का हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया है। डबल करके हमने क्या किया, +1 किया। तो इसका डबल किया तो आपके पास कितना आया, ये आएगा आपके पास 180।
ठीक, सॉरी 180 नहीं 190 बनेगा, और प्लस 1 करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 191। 11 का डबल करोगे 22, 22 में एक जोड़ोगे तो कितना 23, तो बिल्कुल ठीक है। 23 का डबल करेंगे तो 46, और 46 में अगर हम एक ऐड करेंगे तो बनेगा क्या 47। ऑप्शन नंबर 1 हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 23 का डबल 46, 46 में 1 ऐड किया 47। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन, अच्छा इस पे बाद में आते, रुको जरा, पहले वाला क्वेश्चन करेंगे। LKAMST एंड Q आर सीटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये जो 5-6 लोग हैं ये एक लाइन में बैठे हुए और लाइन में क्या फेस करते हैं, नॉर्थ फेस करते हैं। जब आप लाइन में बैठे हुए और नॉर्थ फेस करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा आपका लेफ्ट और ये होगा आपका क्या राइट, ये होगा आपका लेफ्ट और ये होगा आपका क्या राइट, और उसके बाद सारी की सारी स्टेटमेंट आपके पास है। हाँ एक्चुअली बिल्कुल ठीक बोल रहे ऋषि, आज कोई कमेंट्स नहीं आ रहे इसलिए चलिए बताइए। सारे बच्चे सीरियस होके अपनी जो है एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, वेल डन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। अगर आपने ठीक लाइन से पिक किया है तो फिर बहुत आसान है। आंसर आ रहा है एम, ठीक है, फिर से आंसर एम है। एक बार देखते हैं इसको। देखो इसमें एक सिंपल सी लाइन है, ये कितने लोग हैं, ये हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं ना, 7 पीपल आर देयर। अब इन 7 लोगों में ये एक लाइन में बैठे और डायरेक्शन क्या है इनका, नॉर्थ की तरफ ये सारे के सारे फेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पहली लाइन जहां से आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए ये क्वेश्चन, वो है आपकी ये वाली लाइन। क्या लिखा है कि के दिस वन एस, ये नहीं, ये वाली लाइन Q और L दोनों अंतिम छोर पर हैं। अब Q और L अगर दोनों अंतिम छोर पर है तो क्या हो सकता है, एक्सट्रीम एंड्स पे। एक्सट्रीम एंड्स पे होने के दो तरीके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग। अब इसमें जब ये बोला कि Q और L दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर हैं तो एक्सट्रीम एंड ये है और आपका एक्सट्रीम एंड ये है, लेकिन कौन सा वाला व्यक्ति कौन से वाले किनारे पर है वो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ये देखिए के क्यू के निकटतम दाएं बैठता है, यानी कि जहां पर भी क्यू होगा क्यू का इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट बोला ना, निकटतम दाएं, तो इमीडिएट राइट यानी कि यहाँ पे कौन होना चाहिए, यहाँ पे के होना चाहिए। और क्यू को आपको कहाँ रखना है, एक्सट्रीम एंड पे रखना है, तो क्यू या तो इस वाले एक्सट्रीम एंड पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अगर मैं क्यू को यहाँ प्लेस कर दूंगी तो के लिए कोई जगह बचेगी नहीं। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एक्सट्रीम एंड कौन सा आएगा क्यू के लिए, तो क्यू आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा आपका क्या के, तो क्यू और के आ जाते हैं। इसके बाद देखो अगली लाइन क्या है, अगली लाइन है कि ए क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो ए है वो क्यू के राइट साइड में दूसरे नंबर पे, तो क्यू का राइट साइड ऐसे चलेगा, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे ए आएगा। साथ ही साथ क्या बोला था, क्यू और एल दोनों अंतिम किनारों पे हैं, तो क्यू को हमने यहाँ रखा है तो एल को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद बचा है आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट, एस क्यू के दाएं से चौथे नंबर पे, क्यू के दाएं से चौथा नंबर, तो क्यू यहाँ पे है तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है क्या, टी एस के निकटतम दाएं में है, टी एस के निकटतम दाएं में यानी कि एस का निकटतम दाया यानी कि इमीडिएट राइट में कौन है, में है आपका टी, तो टी को यहाँ रख दीजिए। उसके बाद जो लास्ट लाइन हमारे पास बचती है, इतना ही बचा है। अच्छा सारे तो लोग आ गए, एक ही बंदा बचा है ना, एक पर्सन जो बचा है उसको यहाँ पे रख दीजिए, बीच में रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जो एक पर्सन बचा है उसको आप सेंटर में एम को बीच में रख दो। अब क्वेश्चन ये है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा, तो पंक्ति के मध्य में कौन है भाई, एम ही तो है, तो पंक्ति के बीचों बीच में कौन है, एम है। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम, ठीक है।
राइट, क्लियर है ये बात? चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। तो ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हर क्लास में हम लेकर आ रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको हर क्लास में जो है दिखाई दे रहा है। इसका रीजन सिर्फ इतना है ताकि आपके लिए ये सीटिंग अरेंजमेंट, ये जो छोटी मोटी पजल्स होती है, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात ना बने आपके लिए सामान्य, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, जिसका भी आंसर करेक्ट आया, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, क्या है? डायरेक्शंस का। अब डायरेक्शन के इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। रवीश कुमार स्टार्ट्स रनिंग फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। उसके बाद की सारी कहानी आपके सामने लिखी हुई है, बताइए क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन? जी, नॉर्थ 50 मीटर पहला आंसर आप लोगों का आ रहा है, नॉर्थ 50 मीटर। ये वाला आंसर है, वेल डन। एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। रवीश कुमार दक्षिण की ओर मुंह करके दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, दौड़ने दो इनको। वह 20 मीटर दौड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। तो पहले तो इनको, रवीश कुमार को दक्षिण में कितना, दक्षिण में चलता है कितना, 20 मीटर। तो यहां से शुरुआत करो इनकी, साउथ में लेके जाओ, साउथ में कितना, 20 मीटर चले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये कि वह और क्या किया, फिर वह बाएं मुड़ते। अब जब आप साउथ में हो और अगर आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो आप किधर आते हैं? आप ईस्ट में आते हैं। तो बाएं मुड़े, ईस्ट में आ गए, और कितना मूवमेंट किया? 30 मीटर तक दौड़ता है। यहाँ पे 30 मीटर और होगा, ये आ गया 30 मीटर। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और 70 मीटर दौड़ता है। फिर से क्या करेगा? बाएं मुड़ेगा और 70 मीटर। तो यहाँ पे 20 मीटर है, फिर से बाएं मुड़ा और 70 मीटर, यानी कि ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये केवल 20 है, तो यहाँ पे 70 थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहिए आपको, 70 यहाँ पे हो गया। और फिर वह अंत में बाएं मुड़ता है, फिर से बायां, यानी कि फिर से लेफ्ट टर्न। देखो लेफ्ट टर्न जो होते हैं ना, वो सब एंटी क्लॉकवाइज टर्न होते हैं। सारे के सारे लेफ्ट टर्न क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और सारे के सारे राइट टर्न्स क्या होते हैं? वो होते हैं आपके क्लॉकवाइज। तो सारे के सारे लेफ्ट टर्न क्लॉकवाइज, सारे के सारे राइट टर्न क्लॉकवाइज, सारे के सारे लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखा है? फिर वह अंत में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब फिर से कितना बाएं मुड़ा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिर से इसने लेफ्ट टर्न करा यहाँ जाने के बाद, और यहाँ पे 30 मीटर चला है। तो अगर ये 30 मीटर है और ये भी 30 मीटर है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक सामने होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है प्रारंभिक बिंदु, यानी कि इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट से रवीश की वर्तमान स्थिति क्या है। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये था, वर्तमान स्थिति ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस और क्या सब कुछ है। तो आपको पता है अगर ये 70 है और ये 20 है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस, ये 50 मीटर होगी। और ये पूछा जाए कि यहाँ पे खड़े व्यक्ति से ये व्यक्ति किस तरफ है? नॉर्थ में है ना, जस्ट सामने ऊपर की तरफ। तो 50 मीटर का उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और 50 मीटर के डिस्टेंस के साथ साथ अगर इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन से हम उसकी डायरेक्शन देखें, तो डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है, और 50 मीटर के डिस्टेंस पे। तो नॉर्थ 50 मीटर अपना बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अपना बनेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये यहां पे लिखा है ए बी एक्स वाई जेड आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ए बी एक्स वाई और जेड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, और सबके सब क्या फेस कर रहे हैं? ईस्ट फेस करते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, सबके सब एक डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं ईस्ट और कुछ कर रहे हैं वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट में क्या फंडा चलता है? जब आप ईस्ट फेस करते हो, जब आपकी पोजीशन ईस्ट फेसिंग होती है, तो आपका राइट जाता है साउथ में और आपका लेफ्ट जाता है नॉर्थ में। जब आप वेस्ट फेस करते हैं तो आपका लेफ्ट जाता है साउथ में और राइट जाता है आपका किधर पे? नॉर्थ पे। तो ये सिचुएशन होती है हमारी जब हम क्या मैम आप पेड बैच में लाइव क्यों नहीं आ रहे हो? रिया अभी पेड बैच मेरा अभी नहीं है, इसलिए नहीं लाइव आ पा रहे, बट अभी शायद एक नए बैच आ रहा है, उसमें हो जाएगा, तो डोंट बी वरी। पेड बैचेस क्या होते हैं ना, बनते रहते हैं,
है ना, और बनते रहते तो खत्म भी होते रहते, मतलब सिलेबस भी पूरा होते रहता है टाइम टू टाइम। क्या होगा आंसर? नॉन टीचिंग के एडमिट कार्ड अभी नहीं आए, अभी आप फरवरी के लास्ट वीक में चेक करना, फरवरी 20 के बाद चेक करना शुरू कर दो। अभी भी चेक कर सकते हो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे जाके। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपके पास है कि B इज फोर्थ राइट ऑफ Z, या हम यहां से पढ़े, हिंदी में पढ़े अगर, पूर्व पश्चिम की तरफ फेस करके बैठे हुए, B Z के दाएं से चौथे स्थान पर है, B उसी दिशा के सम्मुख है जिस दिशा में A सम्मुख है। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है देखो, या अगर और थोड़ा आगे पढ़े देखते हैं कि कहां से शुरू बेहतर तरीके से किया जाता है। A X के निकटतम दाएं है, जो B के दाएं से तीसरे स्थान पर है, A पश्चिम, ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां से शुरू करो। क्यों यहां से शुरू करना है? क्योंकि यहाँ पे आपको बता रखा है कि ए जो है वो वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है, ए जो है वो वेस्ट में फेस कर रहा है, तो यहां से शुरू करने में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो यहीं से शुरू आपको कर लेना चाहिए। अब देखो अगर ए वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो होगा क्या? तो कुछ नहीं होगा, जो ए का राइट है वो होगा अब ऊपर की तरफ और लेफ्ट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ए एक्स के निकटतम दाएं है जो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ए एक्स के निकटतम दाएं है जो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ए के निकटतम पड़ोसी ए से विपरीत दिशा के सम्मुख हैं। आपने ये लाइन और ये लाइन साथ में पढ़ी। यहां पे लिखा है कि ए एक्स के निकटतम दाएं यानी कि इमीडिएट राइट है, ए जो है वो एक्स के इमीडिएट राइट है, ए जो है वो एक्स के कहां है? इमीडिएट राइट है। अच्छा ठीक है, उसके लिए या तो एक्स यहां होना चाहिए या फिर एक्स यहां होना चाहिए, ये बात आप अग्री करोगे। उसके बाद यहां पे ये भी लिखा है कि ए के जो निकटतम पड़ोसी हैं ए से विपरीत दिशा में सम्मुख है। ए की डायरेक्शन क्या है? ए की डायरेक्शन है पश्चिम यानी कि वेस्ट, मतलब इस तरफ देख रहा है। और जो अगर ए के निकटतम पड़ोसी वो क्या फेस करेंगे? वो फेस करेंगे ईस्ट, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ। यानी कि इस एक्स, अगर एक्स यहां है तो भी और अगर एक्स यहां है तो भी ये कहां पे फेस करेगा? ये ईस्ट की तरफ फेस करेगा। जब आप ईस्ट फेस करते हो तो मुझे ए को एक्स के निकटतम दाएं बनाना है, यानी कि एक्स का इमीडिएट राइट कौन है? ए है। तो अगर एक्स का इमीडिएट राइट ए है तो वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक्स को कहां रखोगे? एक्स को रखोगे यहां पे, तब जाके एक्स का इमीडिएट राइट कौन बन पाएगा? इमीडिएट राइट ए बन पाएगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद लिखा हुआ है इसी के आगे, देखो इसी के आगे इसी लाइन में, मतलब एक, ये दोनों लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी और तीसरी। यहां पे क्या लिखा है कि एक्स के निकटतम दाएं है जो, ये जो किसको बता रहा है? जो बता रहा है एक्स को। तो एक्स जो कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है और एक्स खुद जो है वो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब 1 2 अगर मैंने बी को यहां रख दिया तो बी का दायां ऊपर की तरफ होगा क्या? कब होगा ये ऊपर की तरफ? जब बी किधर फेस करेगा? इधर वेस्ट की तरफ फेस करेगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं बी को यहां रखती हूं तो बी को वेस्ट फेस करना पड़ेगा ताकि एक्स इसके कहां पे आ जाए? सेकंड नंबर पे आ जाए, राइट साइड में। लेकिन आपको याद है कि जो ए के पड़ोसी हैं, जो दोनों पोजीशन आएंगी वो क्या फेस करेंगे? वो ईस्ट फेस करेंगी।
समझ में आई बात? अच्छा, उसके हिसाब से यहाँ पे बी को रखना बिल्कुल गलत है। तो बी कहाँ होना चाहिए? बी होना चाहिए यहाँ पे, एक गैप आएगा, बी यहाँ पे होगा और बी को फेस कराओगे आप ईस्ट। क्यों? क्योंकि बी के सेकंड नंबर राइट पे क्या आना है? एक्स आना है। तो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पर भी होगा। ये टोटल है कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 ही लोग हैं। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे आ जाएगा और ए के 2 पड़ोसी तो है ही हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन देन ए। तो ये भी आपको पता है। आप यहाँ देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो ये कि बी जेड के दाएं से चौथे स्थान पर है। बी उसी दिशा के सम्मुख है जिस दिशा में ए सम्मुख है। अब ए की डायरेक्शन क्या है? एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गई। बी की डायरेक्शन वही, बी इज फोर्थ राइट ऑफ जेड, बी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ए इज फेसिंग। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी फिर? एक सेकेंड रुकिए, हमें ए की डायरेक्शन वेस्ट दे रखी है, हमें ए की डायरेक्शन वेस्ट दे रखी है। कुछ गड़बड़ हुआ है इस क्वेश्चन में। देखो, हमें यहाँ पे बोला कि ए पश्चिम दिशा में देख रहा है, ठीक है, तो ए को हमने यहाँ पे रखा, ए फेस कर रहा है वेस्ट में, वेस्ट में फेस करेंगे तो हमारा राइट जाएगा ऐसे, हमारा लेफ्ट जाएगा ऐसे। यहाँ तक ओके है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद ये लिखा है कि ए जो है एक्स के निकटतम दाएं है। अगर एक्स के निकटतम दाएं है और ये हमसे बोला जा रहा है कि ए के निकटतम पड़ोसी ए से विपरीत दिशा में सम्मुख है, तो इसमें एक्स की 2 पोजीशन बन सकती है, या तो एक्स यहाँ पे होगा या फिर एक्स यहाँ पे होगा। और एक्स जो इसका निकटतम दाएं यानी कि इमीडिएट राइट, और इमीडिएट राइट मतलब एक्स इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में बैठेगा। ये तब पॉसिबल होगा कि ए एक्स के निकटतम दाएं तब हो पाएगा जब एक्स क्या फेस करेगा? एक्स फेस करेगा किधर? ईस्ट की तरफ, तब जाके ये इमीडिएट राइट होगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो यहां तक तो ठीक है बात। अब इसके बाद हम बी की बात कर रहे थे कि बी जेड के दाएं से चौथे नंबर पे है और बी उसी डायरेक्शन में देखता है जिस डायरेक्शन में कौन है? ए देख रहा है। तो बी की डायरेक्शन आपको पता है, बी की डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट होगी बी की डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास एक लाइन थी ये वाली लाइन, इसी लाइन में हम कंटिन्यू करेंगे कि ए जो है वो एक्स के निकटतम दाएं है जो बी के दाएं से, अच्छा सॉरी यहां पे गड़बड़ हुई है, मैंने तीसरा नहीं पढ़ा। हाँ नहीं, मैंने तीसरा नहीं पढ़ा, मैंने इसको दूसरा पढ़ा, इसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ। तो कोई बात नहीं, अब दोबारा देख लेते हैं। बी के यानी कि ये जो एक्स है ये बी के दाएं से तीसरे नंबर पे है। ये एक्स जो है बी के दाएं से तीसरे नंबर पे है, तब होगा क्या? ये 1, ये 2, ये 3, यहां पे आपको बी को रखना पड़ेगा ताकि बी और ए की डायरेक्शन हमसे दी गई है, बी और ए की डायरेक्शन सेम है, तो बी को भी क्या फेस करना पड़ेगा? वेस्ट फेस करना पड़ेगा। बी का दाएं किधर जाएगा? राइट जाएगा। अब ऐसे तो पहला स्थान बी के दाएं से, दूसरा स्थान बी के दाएं से और तीसरा स्थान बी के दाएं से कौन है? एक्स है। और हमसे ये बोला गया था ए के जो नेबर्स हैं वो देखते हैं कहां? ओपोजिट किसका? ए का। अगर ए वेस्ट फेस कर रहा है तो ये फेस कर रहा है किधर? ईस्ट, और ये वाला इंसान भी किधर फेस करेगा? ईस्ट में फेस करेगा। अब क्या लाइन रह जाती है? अब लाइन आपके पास रह जाती है ये वाली कि ये वाली बी जेड के दाएं से चौथे स्थान पर है, और ये जो बी है जेड के दाएं से चौथे स्थान पे होने का एक ही तरीका है कि जेड को आप यहां लिखें, और क्योंकि ये दाया है तो जेड को फेस करना पड़ेगा ईस्ट, ताकि ये पहला राइट हो जाए जेड का, ये दूसरा राइट हो जाए जेड का, ये तीसरा राइट हो जाए जेड का, और चौथे राइट पे कौन आ जाए? बी आ जाए। ठीक है, अब एक इंसान जो बचा है उसको कहां फिक्स करोगे? यहां फिक्स करोगे। कौन बचा? ए बी एक्स वाई जेड। अब ए बी एक्स वाई, वाई आएगा आपका यहाँ पे, ये आ गया आपका वाई। ठीक है, अब ये देखो अब यहाँ पे एक गड़बड़ जो हुई थी वो ये वाली कि मैंने तीसरे की जगह दूसरा पढ़ लिया था, उसी से ये जो गड़बड़। फिर कोई बात नहीं, तो अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या बन के आएगा? जेड एक्स। अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या बन के आएगा? जेड एक्स। पूरा का पूरा अपना अरेंजमेंट क्या बनेगा? जेड एक्स ए वाई बी। हमारा पूरा अरेंजमेंट बनेगा जेड एक्स ए वाई बी, ये आपका बनेगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? बी वाई ए एक्स जेड में क्या गलत है? अब आप खुद बताइए क्या गलत होगा इसमें। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा कि क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन इसके आगे होंगे। इसके आगे देखो जरा क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ जेड। जेड के सेकंड राइट पोजीशन पे कौन है? अब जेड की सेकंड राइट पोजीशन पे कौन है ये अगर मुझे देखना है तो मुझे जेड को पता करना पड़ेगा। ये जेड है, जेड की पहली राइट पोजीशन ये है, दूसरी राइट पोजीशन ये कौन है? यहाँ पे ए है। तो जेड की सेकंड राइट पोजीशन पे क्या है? ए है। आंसर बनेगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए जो है वो जेड की सेकंड राइट पोजीशन पे होना चाहिए। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की पोजीशन क्या होगी बी के रिस्पेक्ट में, ए की पोजीशन क्या है बी के रिस्पेक्ट में। बी है आपके पास ये, ए है आपके पास ये, बी फेस कर रहा है किधर, वेस्ट, तो बी के कहां पे है ये, सेकंड राइट पे। बी के लिए ये पहला राइट पोजीशन है, ये दूसरा राइट पोजीशन है, तो बी के सेकंड राइट पोजीशन पे कौन है, ए है। तो हम ये बोलेंगे कि बी से ए की पोजीशन क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी। जो ए है वो सेकंड टू द राइट ऑफ बी बैठा, यानी कि बी के दाएं साइड से दूसरे नंबर पे कौन बैठा, ए बैठा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन उसके आगे लगे हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन के आएगा, ये अरेंजमेंट देखो, ये अरेंजमेंट आपका बनेगा। अब इसको आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी आज की क्लास के लिए। आई होप आज के, अच्छा जो बच्चे बोल रहे कि मैम ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार दोबारा देख लेना, इतने वाले पार्ट को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल वो बच्चे जो इसरो की तैयारी कर रहे हैं, इसरो का आपका बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, यह बात आपको पता होगी। तो इसरो का जो बैच है वो आपका शुरू हो गया है, इसमें एनरोलमेंट आप कर सकते हैं, इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। कोड यूज कीजिएगा क्या, Y651, ये कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ताकि आपको सभी क्लासेस प्रॉपर मिलती रहे। 10 फरवरी को ये बैच ऑलरेडी शुरू हो गया है। इसका मतलब अगर आप जितना लेट करेंगे उतनी आपके पास आपका लोड बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एक दिन में कम से कम 4 से 5 क्लासेस होती हैं, और वो 4 से 5 क्लासेस अगर आप एक दिन की मिस करेंगे तो आपको पता है 4 क्लास मिस हो रही, फिर अगले दिन आपकी 8 क्लासेस हो जाएंगी। तो एज सून एज पॉसिबल आपको जो है यहाँ पे राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये है आपकी कौन सी, वार्षिकी बुक। वार्षिकी बुक जो कि क्या है, जो कि आपकी करंट अफेयर्स का निचोड़ है। जो करंट आप आशुतोष सर के आप सेशंस करते होंगे, करंट अफेयर शो आप देखते होंगे उनका, तो उनका जो 10 मिनट का करंट अफेयर शो है उसका निचोड़ है ये बुक। उसमें सारे के सारे वो क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में हूबहू दिखाई देंगे, 7 से 8 क्वेश्चन। तो ये बुक आपकी वैसे भी बहुत कॉस्टली नहीं है। अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं आज के दिन में, तो सारे के सारे जो भी एग्जाम्स है उसमें आपको पता है कि करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है करंट अफेयर्स का। उस बात को दिमाग में रखते हुए आप इस बुक को बिल्कुल बिना किसी डाउट के अपने घर मंगा सकते हैं, और इस बुक को मंगाने के लिए आपको कोड यूज कर लेना है Y651S। ठीक है, इस तरीके से आप इन दोनों चीजों के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि एवीएस वाले बच्चे, उनके पास क्या होना चाहिए, भी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है अगर आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज, तो प्लीज इस टेस्ट सीरीज को बाय कीजिए और अपने टेस्ट लगाना शुरू करो। देखो आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। जेएसए, आपका स्टेनोग्राफर, आपका सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सभी के टेस्ट मौजूद हैं। तो इनमें जिस का फॉर्म आपने फिल किया है वो सारे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसरो का बैच। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसरो का बैच में आप सब लोग जो है जुड़ सकते हैं। अगर आपकी, देखो इसरो एक बड़ा नाम है, जैसे कि आईबी की मैं बात करूं और इसरो की मैं बात करूं, ये वो एग्जाम है जहां पे आपसे बिल्कुल एसएससी पैटर्न नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा हटके सवाल पूछे जाते हैं। और क्योंकि थोड़ा सा हटके सवाल पूछे जाते हैं तो आपको वो गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी बच्चे इसरो की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच में जरूर जुड़े। और ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कोड लगा देना Y651। ठीक है, क्या कोड लगाना है, Y651। दैट विल बी इट आज के सेशन के लिए। चलिए, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किस तरीके से आपको परचेज करना है, तो क्या करोगे, गूगल पे जाएंगे आप, और गूगल पे यहाँ पे क्या सर्च करोगे, अड्डा 247 आपको सर्च करना है। अड्डा 247 सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में सर्च करना क्या, एसएससी। ठीक है, ऑल कोर्सेज में क्या डालना है, एसएससी डालना है। और एसएससी डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको अगर इसरो का बैच चाहिए तो इस पे क्लिक करो, इसरो पे क्लिक करो, इसरो में क्लिक कीजिए, और इसरो का देखो सारा मटेरियल आपके सामने आ जाएगा। इसरो के 2 बैचेस लॉन्च हुए हैं, एक असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क का बैच है, दूसरा बैच आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का है। तो 5 वैकेंसीज आपके पास आई थी इसमें, जिसमें कि एक जूनियर पर्सनल असिस्टेंट था, असिस्टेंट एंड यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क था। तो जो भी बैच जिसमें भी आपको जुड़ना है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके करना है बाय नाउ। और बाय नाउ अगर आप करते हैं, बाय नाउ करने के बाद डायरेक्टली मत बाय कर लेना, ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा। आप कोड लगाना, और कोड लगा के आपके ये जो अमाउंट है काफी कम हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते कितनी कम होगी, 1 सेकंड रुकिएगा। तो
तो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। चलो मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही हूं, बट ये अमाउंट आपकी करीब करीब मेरे ख्याल से हो जाएगी 1800 कुछ समथिंग, जहां तक मुझे याद है। ये अमाउंट आपकी कुछ 1840 हो जाएगी, जितनी भी ये अमाउंट दिख रही है ना, इससे इसका ये 1840 तक का पड़ जाएगा आपको बैच। वैलिडिटी इसकी 6 महीने, आपकी तैयारी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा इस बैच में। और इस बैच के साथ जुड़ने के लिए आपको कोड लगाना है Y651, ये कोड लगाइए और इस बैच के साथ आप कनेक्ट होकर अपनी क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कल का सेशन अपना इसी टाइम पे होगा, विच इज 4 PM। और अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ साथ हमारा एक शो चलता है 9 PM पे, ये 9 PM पे आपका रीजनिंग शो है, इसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, इसमें भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं अपनी रीजनिंग को और शार्प करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।